हेलो, कैसे हो सभी लोग। थोड़े दिन तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ पाए लेक्चर। यू नो, तबीयत थोड़ी खराब थी और अब आई एम गेटिंग लिटिल बेटर। सो होपफुली जो हमारे एक दो दिन वेस्ट हुए उसके अंदर हम ट्राई करेंगे ताकि हम थोड़ी स्पीड अप करते रहें चीज़ें, ठीक है। और लेट्स बिगिन टाइम वेस्ट करे बिना, और हमें चालू करना था 805। हमने 800 पढ़ चुके हैं। हम 800 पढ़ चुके हैं अच्छे से। और उसमें हमने स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, वो वो क्या होता है हमने वो समझ लिया था। ठीक है, हम 805 पढ़ेंगे और स्पेशल कंसिडरेशन, कुछ बातें ध्यान रखेंगे जो कब ध्यान रखनी है, ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते वक्त, और स्पेसिफिक आइटम या अकाउंट या आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो स्पेसिफिक एलिमेंट या तो अकाउंट या कोई आइटम है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो हम किसी पर्टिकुलर चीज की अब अकाउंटिंग जो होती है उसको ऑडिट करने वाले हैं। पहली चीज तो ये, या तो सिर्फ हम ऑडिट करेंगे एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जैसे कि भाई कैश फ्लो है सिर्फ उसको ऑडिट कर दिया, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस है उसे ऑडिट कर दिया, या सिर्फ बैलेंस शीट है हमने उसे कर लिया ऑडिट, ठीक है। या तो इनको कर लिया, या हमने सिर्फ इन्वेंट्री को करा, या सिर्फ सेल्स को करा, या रेवेन्यू को करा। ये स्पेसिफिक अकाउंट हो गए या आइटम्स हो गए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं। या हम एलिमेंट की अगर कोई बात करें कि हमें सिर्फ कंटेंजेंट लायबिलिटी और लॉज वगैरह के बारे में देखना है, तो हमने सिर्फ उनको करा, या तो वो चीज हो जाती है, ठीक है। हम आगे अब बढ़ने वाले हैं, लेट्स गो। ओके, सो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर एस एफ एस बोल रहे हैं और एस ई एफ एस बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम बेसिक्स के ऊपर कि भाई क्या बात होगी ऐसे 805 के अंदर, और ऐसे 805 चाह क्या रहा है, हम क्यों पढ़े उसके बारे में। ऐसे 805 डील्स विद द स्पेसिफिक कंसिडरेशन, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें इन द एप्लीकेशन ऑफ एसेस, ठीक है, टू एन ऑडिट ऑफ एसएफएस या फिर एससीएफएस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The SFS or the specific element or account or item of financial statement may be prepared in accordance with the journal या फिर special purpose framework। अच्छा ठीक है, या तो भैया जो हमने ऊपर पढ़ा कि SPF के ऊपर भी एक अलग तरीके से प्रेजेंटेशन चलती है, एक अलग फ्रेमवर्क है, तो या तो वो उस तरीके से बना होगा, या तो जनरली जो हम बनाते हैं, जो हम देखते हैं बहुत सारी ऑडिटेड बैलेंस शीट और ये सब, या तो वो चीज होती है। तो या वो 800 के अंदर भी हो सकता है या वो 700 सीरीज वाला भी हो सकता है, समझे, समझ गए। इफ प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ऐसे 800 आल्सो अप्लाइज, ओके। ऐसे 805 डज नॉट अप्लाई टू द रिपोर्ट ऑफ अ कंपोनेंट ऑडिटर। वो क्या कहना चाह रहा है, issued as a result of the work performed on the financial information of a component at the request of the principal auditor for the purpose of an audit consolidated FS। अच्छा, if audit work is done to help in consolidation, it is a group audit work handled under SA 600 not 805। ओके, ये कह रहा है कि 805 जो है ना वो कंपोनेंट या फिर मतलब जिसे हम बोलते हैं ब्रांच ऑडिट, उस पे एप्लीकेबल नहीं होता कभी भी 805, ठीक है। वो हमेशा कंसोलिडेटेड चीजों पे एप्लीकेबल होता है। जैसे समझ लो ब्रांच रिपोर्ट आई, ब्रांच रिपोर्ट फिर आगे जाती है कंसोलिडेट होने कैग के पास, मान लो, या जो भी इनका एचओ होता है एचओ के पास जाती है, और एचओ फिर आगे काम करता है और उसे वो बनाता है, ठीक है। तो 805 जब भी लगेगा तो हम सिंगल फाइनेंशियल आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा वो कंसोलिडेटेड वाली चीज पे लगेगा। तो 805 does not apply to the report of component auditor, okay, issued as a result of work performed on the financial information of a component at the request of the principal auditor। प्रिंसिपल का मतलब है कि जो एचओ में बैठ के जो काम कर रहा है ना, उसने अगर बोला कि भैया ये ब्रांच ऑडिट करके दो ताकि मुझे कंसोलिडेशन करनी है, लिखा हुआ है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्पस, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑडिटर फॉर द पर्पस ऑफ एन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड एफएस, ठीक है। ये वही मतलब हुआ। तो इसके अंदर हमें 805 नहीं लगाना। 805 अगर कंसोलिडेशन के अलावा या ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट के अलावा जो चल रहा है उस पे लगा सकते हैं, या तो पूरी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है उस पे लग जाएगा, तो ये एमसीक्यू बन सकता है। ओके, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हर बार का सेम ही रहता है। पहले तो हम एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन रिपोर्टिंग ऑन एसएफएस या एसईएफएस। सो पहली बात तो व्हाट इज एसएफएस, ये मैंने बता ही दिया
कि SFS is to be distinguished from a complete set of financial statement. फॉर एग्जाम्पल एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, वो SFS है, एक प्रॉफिट एंड लॉस हो गई, वो SFS है, और एक बैलेंस शीट है, वो भी एक SFS है, अपने आप में इंडिविजुअल चीज है, ठीक है। व्हाट इज द एलिमेंट, अच्छा ये वो आ गया SEFS कि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कौन सा एलिमेंट है भैया? एलिमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एलिमेंट मींस एन एलिमेंट और अकाउंट या फिर आइटम ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, या सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंसेस हो गए, या मैं वो बोलूँ सिर्फ रेवेन्यू हो गया, मेरे को रेवेन्यू देखना है, मेरे को सिर्फ परचेजेस देखनी है वो कैसी हो रही है, वो चीज हो गई, करेक्ट। तो आओ जी, SFS या SEFS includes the related notes ordinarily comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information relevant to the financial statement or to the element। तो SEFS या SFS में सिर्फ ये नहीं आएगा कि ट्रेड रिसीवेबल आ गए, उससे रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह होंगे हम वो भी उसके ऊपर भी अपने अपने जो भी ऑडिट करेंगे, जो उसको भी दिमाग में लेके करेंगे, और वो भी इंक्लूड होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इंक्लूड्स लिखा हुआ है ना। एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और ये सब के बारे में, अकाउंट रिसीवेबल है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो ये है, ये अभी ये वाला पार्ट ना नया ऐड हुआ है एक तरह से, पहले नहीं था ये इसलिए ऐड हुआ क्योंकि MCQs जो पूछे जाते हैं ना, तो उनमें इनके बारे में पूछ रहे थे और लोगों को समझ नहीं आता भैया ये SEFS है क्या है। बट हम पढ़ लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, द लाइबिलिटी फॉर अक्रूड बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पेंशन प्लान, the record value of identified intangible asset record value, ठीक है, और the liability for incurred but not reported claims in an insurance portfolio including related notes, a schedule of externally managed assets and income of a private pension plan including related notes, a schedule। और सिंगल आइटम का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल आइटम के बारे में बात हो रही है, उससे दो आइटम के बारे में बात करेंगी तो भी वो एक अलग ही स्पेसिफिक एलिमेंट हो गया ना, वो सिंगल एलिमेंट नहीं हुआ पर वो स्पेसिफिक एलिमेंट हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है सिंगल के बारे में बात हो रही है, करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ बात करें सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि कैश फ्लो भी है और प्रॉफिट एंड लॉस भी है लेकिन बैलेंस शीट नहीं, समझ रहे हो? तो यहाँ एक ही होगा, ओके। अ शेड्यूल ऑफ नेट टेंजिबल एसेट इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स, ओके जी। अब हम पढ़ने वाले फॉर्म ऑफ ओपिनियन। आई एम जस्ट किडिंग, हम ये नहीं पढ़ रहे अभी, ऊपर काफी चीजें, ठीक है। ओके, रिक्वायरमेंट। सबसे पहली चीज हमें एक्सेप्टेंस पढ़नी है तो हम वही पढ़ते हैं, कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, ओके। और इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बुद्ध बाबा हमारे इम्पोर्टेंट को सिग्निफाई करते हैं और इसे अच्छे से पढ़ के जाना है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, ओके। ऐसे ऐसे 200, सबसे पहले तो 200 या 210 के बारे में बात होती है हमेशा कहीं ना कहीं। ऐसे 200 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट एसे फॉर एनी ऑडिट इवन इफ नॉट ऑडिटिंग द एंटिटीज फुल एफएस। वो कह रहा है कि अगर आप पूरे एफएस भी अकाउंट मतलब ऑडिट नहीं कर रहे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको ऐसे तो लगाना ही है। Oh my God. If full FS are not audited by the same auditor, okay, the auditor might find it difficult to fully apply the essays because of the limited knowledge about the company environment and internal controls। ये बोल रहा है कि अगर मैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कैश फ्लो कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आएगी वो ऑडिट करने में कि कैश फ्लो की यार ये वाली फिगर कहाँ से आई, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हर चीज की रेफरेंसिंग देख के चलते हैं, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से हमें एक पूरी पिक्चर दिखाई देती है कि अगर हमें कुछ गड़बड़ भी मिल रही है तो हम उससे ढूंढ ले। पर यहाँ ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इसमें हम डिफिकल्टी फेस करेंगे। If a full FS are not audited by the same auditor, the auditor might find it difficult to fully apply the essays because of the limited knowledge about the company's environment and internal controls। Essay 315। Not auditing a full set of financial statement might also lead to less evidence। इससे कम evidence भी मिलेगा about the quality of accounting records which will have to be corroborated by the further evidence। corroborated मतलब हमें इसे मैच करना पड़ेगा या सपोर्ट बाय द फर्दर एविडेंस, ठीक है। तो इससे हमें लेस एविडेंस मिलेगा अबाउट द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड विच विल हैव टू बी corroborated by the further evidence, ठीक है। Some essays may require audit work that may be disproportionate to the element being audited। कुछ essays बहुत इन डेप्थ बात कर रहे होंगे जो हमारे स्कोप में ही नहीं आएगा,
क्योंकि हम तो भैया कि सिंगल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा काफी, वो पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात में ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि ऐसे जो है वो हमें कुछ चीज बोल रहा है लेकिन हम उसे कर ही नहीं पा रहे क्योंकि इतना हमारा स्कोप ही नहीं है, राइट। For example, in an audit of schedule of account receivables, complying with the requirement of 570, इसका मतलब है going concern basis, might not be feasible because of the audit effort required. हम देख ही नहीं पाएंगे अकाउंट रिसीवेबल्स को, हम अकाउंट रिसीवेबल तरीके से देखेंगे ना, हम उसमें गोइंग कंसर्न का कहाँ से वो दिमाग लगाएं और कहाँ से कुछ देखें, प्लस हमारे पे इतना स्कोप ही नहीं है कि हम देख भी पाए। If auditing as per the essay is impractical, the auditor may propose an alternative engagement to the management. अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि यार भैया ऐसे तो इसमें कुछ मैं लगा ही नहीं पाऊंगा, इसको तो मेरे को हटकर ही करनी पड़ेगी ऑडिट, तो साफ साफ मना कर दो और उनको बोलो कि एक ऑल्टरनेटिव एंगेजमेंट कर लो, इससे बढ़िया ये ऑडिट मत कराओ। ठीक है, ओके। अब जो पूरी ऊपर चीज है ना, उसको हम छोटे से तरीके में एक छोटे से टेबल में बांट रखा है, तो हम उसको फटाफट उस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी लैंग्वेज तो आपको बनानी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे 200 की रिक्वायरमेंट आ गई कि भैया हमें सारे रेलिवेंट एसेस के साथ कंप्लाई करना है, रेलिवेंट एसेस के साथ। ठीक है, चाहे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रेलिवेंट एसेस। ओके, फिर आगे आता है कि फुल एफएस नॉट ऑडिटेड बाय द सेम ऑडिटर, तो उसको कहीं ना कुछ डिफिकल्टीज फेस हो सकती है। ओके, एक सेकंड, माइक जरा ढीला हो गया है। ओके, तो full FS not audited by the same auditor, he may face difficult to fully apply the SAS. ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम उसके बाद पढ़ा था कि अगर हमें अब एक सिंगल की करनी पड़ती है, हम पूरा चीज की ऑडिट नहीं कर रहे, तो हमें कहीं ना कहीं लेस एविडेंस मिलेगा अबाउट द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच हैव टू बी फर्दर corroborated by the further evidence। ठीक है, और कभी कभी इट मे हैपन दैट समटाइम्स द essays वो डिसप्रपोर्शनेट ऑडिट वर्क हमें करना पड़े बिकॉज ऑफ दी, मतलब हमारे में इतना स्कोप ही नहीं है। तो बेसिकली इसकी थोड़ी लैंग्वेज देख लेते हैं। सम एसेज मे रिक्वायर ऑडिट वर्क दैट मे बी डिसप्रपोर्शनेट टू द एलिमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसी चीजें करेंगे जिस जो ऐसे कुछ ऐसे ऐसी चीज करेंगे विच माइट बी सम वर्क विच माइट बी डिसप्रपोर्शनेट टू द एलिमेंट। डिसप्रपोर्शनेट ऑडिट वर्क, ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, कंप्लाई विद 570 एग्जांपल याद कर लेंगे। ऑडिटिंग एज पर द एसेज आर इम्प्रैक्टिबल, तो इम्प्रैक्टिकेबल है तो प्रपोज करो कि एक ऑल्टरनेटिव एंगेजमेंट कर लो भैया। ओके, तो हमने पहले क्या पढ़ा, 200 की रिक्वायरमेंट की रेलिवेंट एसेज के साथ कंप्लाई करना है। उसके बाद हम जब फुल्ली नहीं कर रहे, ठीक है, हम फुल एफएस का ऑडिट नहीं कर रहे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्टी फेस होगी अप्लाई करते वक्त, क्योंकि हमारे पे लिमिटेड नॉलेज है अबाउट द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल एंड एनवायरनमेंट। ऐसे 315 की बात आ गई। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि भैया उससे जब हम पूरा नहीं करते तो उससे हमें एक लेस एविडेंस मिलता है अबाउट द अकाउंटिंग, अबाउट द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच हैव टू बी फर्दर कोऑपरेटेड बाय द फुल एविडेंस। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा कि सम एसेज माइट रिक्वायर ऑडिट वर्क दैट मे बी डिसप्रपोर्शनेट टू द एलिमेंट। ठीक है, फिर हमने आगे इसके अंदर एग्जांपल पढ़ा था कि वो 570 और ट्रेड रिसीवेबल वाला एग्जांपल लिख देना अगर क्वेश्चन में आ गया तो। लास्ट में हमने पढ़ा था कि अगर इम्प्रैक्टिकल होगा तो प्रपोज करो कि भैया ऑल्टरनेटिव एंगेजमेंट कर लो। क्या बात है, मक्खन। फिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आगे कि अगर स्पेशल पर्पस है या जनरल पर्पस है, और देखना है कि जो भी लिया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, the auditor must check if the financial reporting framework is used is acceptable। ये obviously 210 में भी हम देखते हैं, agreeing the terms of audit engagement for SFS और element, the auditor must ensure the framework gives an adequate disclosure for the users। अब जो हमने एलिमेंट के बारे में हम बना रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपर डिस्क्लोजर दे कि हम किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, मस्ट इंश्योर कि जो फ्रेमवर्क है गिव्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर फॉर द यूजर, जो यूज करने वाले उसको प्रॉपर डिस्क्लोजर देगी भैया इस तरीके से बने हैं ये सब। एसएफएस या एलिमेंट में फॉलो फ्रेमवर्क मेंट फॉर फुल एफएस लाइक आईएफआरएस और इंड एस। अच्छा, एसएफएस और एलिमेंट में फॉलो फ्रेमवर्क मेंट फॉर फुल एफएस, ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग तरीके से देखो कहानी तो बन नहीं रही है। ये जो फुल एफएस में अगर समझ लो फुल एफएस के अंदर एक ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहा है 3000 करोड़ का। ठीक है,
तो अगर सिंगल एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो तब भी तो उतना ही आना चाहिए, और तब भी वही चीजें लगनी चाहिए जो लग रही थी। बस बात यह है कि ये सिंगल आइटम की तरह दिखेगा, एक सिंगल इंडिविजुअल आइटम की तरह दिखेगा। तो यही बोल रहा है कि भैया इसमें फ्रेमवर्क तो वही फॉलो करना है जो फुल एफएस के लिए मैंडेटरी था। ऐसा नहीं है कि आप अलग से एक राह बना के चल दोगे। Auditor must ensure the framework covers all necessary requirements for the proper presentation and disclosure. Auditor को इंश्योर करना है कि फ्रेमवर्क में सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली कवर हो रही हो, और वो नेसेसरी रिक्वायरमेंट इसके लिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हमने चीज़ क्या देखी कि भैया एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दूसरी हमने देखी कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स पर फॉलो फ्रेमवर्क एज पर द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और कवर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एक्सेप्टेबल है यानी आज ऐसे 210 के रिकॉर्डिंग। फिर हमें देखना है कि भैया एसएफएस या फिर एसईएफएस, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो, ऑडिटर मस्ट इंश्योर ये जो फ्रेमवर्क है वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स तो दे रही है ना फॉर द यूजर्स। फिर हमें देखना है कि इट मे फॉलो फ्रेमवर्क विच आर मेंट फॉर द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा ना हो कि वो अपना एक राह चल रही है, ठीक है, या इंडिया साइबरस कोई भी। ओके, और आखिरी क्या था वो फुल प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स का था कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हो। इट कवर्स ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ओह भाई, नींद नींद की कमी है। ओह माय गॉड। For example, let's consider a case where a company needs to prepare only its balance sheet. ठीक है, in accordance with the Indian accounting standards for specific lender. Ind AS is a comprehensive framework established by the Institute of Chartered Accountant of India, an authorized standard setting an organization to check the acceptability of the individual balance sheet prepared in order to apply. ठीक है, chosen framework is often compared with the comprehensive ones to ensure that it includes the relevant requirement. Correct, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो खैर दिखा ही नहीं होगा आपको, तो इतना तो छोटा लिखा हुआ है मैंने। अरे मतलब ये कहना चाह रहा है, इसको हम अगर पढ़े तो ये चीज कह रहा है कि भैया जो ऊपर ये बात करी है ना इसके बारे में, इसके बारे में बात कर रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं चाहे वो सिंगल हो या एसईएफएस हो, वो फुल के साथ कॉम्प्रिहेंड तो करना चाहिए। ऐसा ना हो कि फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और कहानी लिखी हो और सिंगल के अंदर कुछ और ही कहानी चल रही हो। समझ गए? तो हमारा एक पार्ट तो हो गया कि प्लानिंग परफॉर्मेंस हो गया, और कहीं ना कहीं वो चीज़ हो गई कि टर्म्स वगैरह क्या थी एक्सेप्टेंस की। अब हम आते हैं फॉर्म ऑफ ओपिनियन, और यही सबसे बड़ा सरदर्दी का टॉपिक है। ठीक है, मतलब इसके बाद प्लान एंड परफॉर्म है, तो प्लान एंड परफॉर्म में तो कुछ भी नहीं है, मतलब बेतुकी बातें लिखी हुई है ये सब प्लान एंड परफॉर्म के अंदर। मेनली फॉर्म ऑफ ओपिनियन है। अच्छा, फॉर्म ऑफ ओपिनियन पे आते हैं। ऐसे 210 requires that the agreed terms of audit engagement include the expected form of an report to be issued by the auditor in the case of an audit or SCFS या SFS। ठीक है, the auditor shall consider whether the expected form of opinion is appropriate in the circumstances। तो ये बोल रहा है जब 210 की बात आती है, ऐसे 210, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ना एक एंगेजमेंट लेटर जाता है, फिर उसके बाद हम एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मतलब बातों बातों में हाँ हो गई। एक सबसे पहले आता है एंगेजमेंट लेटर कि भैया हम आपके साथ एक एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं और ऐसे ऐसे, और इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, आपको ये काम करना। फिर हम वो पढ़ते हैं, हमें लगता है अगर हम कॉम्पिटेंट हैं, हम केपेबल हैं, तो हम एक्सेप्टेंस बोल देते हैं कि हाँ ऐसे 210 के अंदर होता है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ अग्रीइंग, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। तो इसमें यही बोल रहा है कि 210 के हिसाब से ना, तो जब भी आप एंगेजमेंट लेटर भेजो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट होना चाहिए, एक कि हमें इस बेसिस पे रिपोर्ट बनानी है और कैसे बनानी है और किस तरीके से बनानी है। ठीक है, तो ऑडिटर को वो कंसिडर करना है जो ये फॉर्म आता है, एक्सपेक्टेड फॉर्म आता है, वो सही है या नहीं है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है इन सर्कमस्टेंसेस। द फॉर्म ऑफ ऑडिट, द फॉर्म ऑफ ओपिनियन डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। बहुत सीधी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। ठीक है, फॉर्म ओपिनियन डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे और एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन पे। तो एज पर एसए 700 for unmodified opinion on the full FS under a fair presentation framework, हम यूज करते हैं present fairly in all material respect या gives a true and fair picture या view। ठीक है, हम ये यूज करते हैं, और ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता दूं मतलब यहाँ पे these things, these language is very much, हमने पिछले में भी पढ़ा था ना कि लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं, और क्वेश्चन में आ सकता है कि भैया लैंग्वेज कैसे आएगी और क्या रहेगा। तो जी हाँ, वो ये कह रहा है कि अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे, ऊपर का तो समझ आ गया ना, कि तो पहली बात तो ये थी कि एक्सपेक्टेड फॉर्म आना चाहिए और फॉर्म ऑफ ओपिनियन एक
प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशन और जिस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है उस फ्रेमवर्क के हिसाब से देंगे। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन अगर है तो हम क्या शब्द यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कि प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ठीक है, या फिर गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। और फॉर एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन अंडर द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, एक तो होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और दूसरा होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है, पहला तो होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, दूसरा होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो उसके अंदर अगर कंप्लायंस की बात है तो कंप्लायंस के अंदर कहीं भी फेयर की तो बात नहीं आ रही, फेयर एंड ट्रू पिक्चर दे, गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, वो कोई बात ही नहीं आ रही। तो हम इसमें बताएंगे कि भैया इट इज प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बस सीधी बात, प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक ही बात है। और फॉर अ सिंगल एफएस, अभी हम बात कर रहे थे फुल एफएस के ऊपर कि जब हम 700 के अंदर, तो हमने पढ़ाई है 700, हम 700 में ये लैंग्वेज यूज करते हैं। और अगर हम सिंगल या एसीएफएस कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क मे नॉट क्लियरली एड्रेस इट्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करेगी। दिस इज अ कॉमन दिस इज कॉमन व्हेन द फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन वन मेड फॉर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर इंस्टेंस व्हेन द फ्रेमवर्क इज समथिंग कॉम्प्रिहेंसिव लाइक द आईएस, इंडियस या फिर आईएफआरएस, they might not have specific guidance for presenting a standalone balance sheet or a single element like inventories. These standards are designed for presenting full FS. तो ये बोल रहा है कि यार जब ये स्टैंडर्ड्स बने थे या जब ये फ्रेमवर्क्स बने थे ना, उनको नहीं पता था कि ये सिंगल तरीके से भी ऑडिट होगी। तो इनका जो प्रिपरेशन हुआ ना इन स्टैंडर्ड्स वगैरह का, ये इसी तरीके से हुआ है कि दिमाग में ये रखा गया है कि भैया ये फुल एफएस की ही ऑडिट होगी। तो इनमें कोई खास ना, वो मतलब कोई फ्रेमवर्क क्लियरली एड्रेस नहीं करता इनकी प्रेजेंटेशन के बारे में, ये कहना चाह रहा है। इन सच सिचुएशन the author must exercise professional judgment to determine if the expected form of opinion is appropriate in the light of framework used. ठीक है, okay. Factors that may affect the auditor's consideration as to whether the used phrase presents fairly in all material respect or gives a true and fair view in the auditor's opinion include whether the AFRF is restricted to the preparation of complete set of financial statement. ओहो, इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। तो जो ऊपर की कासा चल रही है ना, उसको हम थोड़ी देर के लिए ये समझ सकते हैं कि ये पार्ट 1 था, फेज 1 था, फेज 2 था। फेज 1 में हमने बात करी कि भैया फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, हमने बता दी ये लैंग्वेज यूज होती है और कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने बोला सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना क्या हुआ, फ्रेमवर्क ने बताया नहीं, फ्रेमवर्क ने क्लियरली एड्रेस ही नहीं किया कि प्रेजेंटेशन के बारे में कैसे लिखना है, फ्रेमवर्क के बारे में क्या लिखना है। क्यों? क्योंकि ये बने थे एक ही पर्पज से, वो है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वो बने थे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्पज से, तो उनको पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ना ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है और डिटरमाइन करना है कि जो एक्सपेक्टेड फॉर्म है, जो हमें दे रखा है एक्सपेक्टेड फॉर्म, ठीक है, वो सही है या नहीं है फ्रेमवर्क के हिसाब से। और वो ये लैंग्वेज जो होता है प्रेजेंट फेयरली एंड ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड गिव्स अ फेयर एंड ट्रू पिक्चर या व्यू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, ये हम कब इंक्लूड करेंगे, अब ये आता है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये हम तब यूज करेंगे जब whether the AFRF is restricted to the presentation या preparation of a complete set of financial statement. जब some framework like India's or FRS are designed mainly for the complete statement, not just part 1. If the framework does not support presenting single statement clearly, auditor may hesitate to use true and fair. ठीक है, ओके ओके। जब AFRF अगर रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड, तो हम यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पे इंड एस है, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, रुको रुको टाइम लगा के लिखते हैं यार, किस बात की जल्दी है हमें। अगर इंड एस है या फिर आई एफ आर एस, ओहो, तो हम, क्योंकि वो बने हैं किस चीज के लिए, हमने ऊपर पढ़ा, वो बने हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वो बने हैं कंप्लीट सेट के लिए, कंप्लीट एफएस के लिए, तो नॉट टू यूज ट्रू एंड फेयर व्यू। क्योंकि यार उनके हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू कब मिलेगा, जब कंप्लीट चीज हो,
सिंगल में हम कैसे ये शब्द यूज कर लें कि ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम यूज ही नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, तो ये साइड में लिख दिया मैंने कि इन डेज या एफएस है, अगर कंप्लीट एफएस के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉट टू यूज ट्रू एंड फेयर व्यू, ये यही बात कर रहे हैं, सीधी बात। चाहे हम इसको थोड़ा सा और इधर खिसका दें। ओहो, तो यार ये ना, ठीक है, अब दिख रहा होगा आराम से, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये समझ लिया। फिर वेदर दी एस एफ एस या एस सी एफ एस complies fully with the relevant framework, provide additional disclosure if needed for fair presentation, departs from the framework in exceptional cases. Okay, okay, कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ आ गया। आया समझ या नहीं है, चलो। तो हम समझते, सबसे पहली चीज, ऊपर से वो क्या कहता है, वो कहता आ रहा है कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू ना हमें कब कब यूज करना है। हमें तब यूज करना है, पहली चीज तो उसने बताई कि हमें ध्यान में रखते यूज करना है। हमने अगर इंडेस और आईएफएस लग रहा है, जो एक तरह के बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, अगर वो लग रहे हैं तो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बने गए हैं, क्यों, वो बनाए गए हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। तो वहां पे हम हेजिटेट करेंगे ये शब्द यूज करने के लिए। लेकिन हम यूज कर सकते हैं कब, जब एसएफएस या एससीएफएस पूरी तरीके से फ्रेमवर्क के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, जो भी फ्रेमवर्क है उसके रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे रहे हैं उस चीज में, दे प्रोवाइड एन एडिशनल डिस्क्लोजर इफ नीडेड फॉर द फेयर रिप्रेजेंटेशन और डिपार्ट फ्रॉम द फ्रेमवर्क इन एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं। समझ आया? आई होप समझ आया हो। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, थोड़ी सी अलग ही कहानी लग रही होगी, बट अलग कहानी है नहीं यार इसमें कुछ भी। समझ रहे हो? पहली चीज ध्यान रखनी है, कंप्लाइज फुल्ली विद द रिलेवेंट फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स। सेकंड वाला है, प्रोवाइड्स क्या, एडिशनल डिस्क्लोजर्स इफ नीडेड फॉर द फेयर प्रेजेंटेशन, अगर जरूरत है फेयर प्रेजेंटेशन के लिए तो। ठीक है, या डिपार्ट फ्रॉम द फ्रेमवर्क इन एक्सेप्शनल केसेस। और यहाँ जो नीचे टेबल है उससे हम और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आई होप ये टेबल दिख रहा हो और क्लियरली हो। एक सेकंड में देख लूं। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, क्योंकि हम वही शब्द यूज करना चाह रहे हैं ना कि यार फेयर है या नहीं है, गिव्स अ ट्रू पिक्चर और नॉट, तो उसके अंदर ये चीज। तो वो पहली चीज रिक्वायर करता है कि भाई इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क। ठीक है, पहली चीज हमने इधर भी यही पढ़ी कि इट कंप्लाइज फुल्ली विद द रेलेवेंट फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स। तो यही बोल रहा है कि अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज करना है आपको, ठीक है, और आप उसके अंदर बना रहे हो और उसके अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क। एंड मैनेजमेंट एक एक्नॉलेज भी करनी है कि मैनेजमेंट में प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में नहीं लिखे हुए ऐसे डिस्क्लोजर्स देने हैं, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड करेगा एडिशनल डिस्क्लोजर अगर नीड है, इफ नीडेड फॉर द फेयर प्रेजेंटेशन। तो वो उस चीज को उससे ना एक्नॉलेज करना चाहिए कि मुझे पता है कि भैया अगर मुझे फेयर प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है तो मुझे एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे विच आर नॉट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क, एंड आई एम गिविंग इट एज अ एडिशनल पार्ट, एक एडिशनल डिस्क्लोजर्स की तरह मैं दे रहा हूँ ये चीज। ठीक है, या फिर मैनेजमेंट में डिपार्ट फ्रॉम एन रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क। या तो वो डिपार्चर ले लेगा कि भैया मैं इस रिक्वायरमेंट से डिपार्ट कर रहा हूँ और उससे मेरा ऑब्वियसली फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क तो अचीव नहीं होगा अगर मैं डिपार्ट करता हूँ, या मैं डिपार्ट करता हूँ तो इस वजह से मेरा अप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो? मैनेजमेंट में डिपार्ट फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। वो एक रिक्वायरमेंट थी, उसने उससे डिपार्ट कर लिया, इस वजह से उसका जो चीज है ना वो फेयर प्रेजेंटेशन कर रही है। सच डिपार्चर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी नेसेसरी ओनली इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस। हमने उसमें बताया था कि ऐसे से हमें अगर डिपार्चर चाहिए तो चलेगा, लेकिन उससे ऑल्टरनेटिव चीज भी करनी पड़ेगी ताकि वो ऑब्जेक्टिव या जो अचीव उसको करना है एम वो तो हो जाए। इसमें ये कह रहा है कि भैया कोई फ्रेमवर्क में समझ लो कोई रिक्वायरमेंट है, कोई एक्स रिक्वायरमेंट है, अगर मैं इस चीज को फुलफिल नहीं कर रहा या मेरे को इस बारे में कुछ बताना है, लेकिन मैं बता ही नहीं पा रहा क्योंकि मैं सिंगल चीज के बारे में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक्स वाली चीज है, एक्स की मेरे को रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि भाई मेरे को तो बताना पड़ेगा तब जाके मैं ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में बता ही नहीं रहा तो मतलब फिर तो सही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जब मैं इस बारे में बता नहीं सकता क्योंकि मेरे स्कोप के अंदर नहीं है ये एक्स,
तो मैंने इस चीज को कंप्लाई ही नहीं किया, मैंने इस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस रिक्वायरमेंट से डिपार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, डिपार्ट, मैं डिपार्ट कर रहा हूँ। डिपार्ट करने का मतलब यह है कि मैं इस चीज को फॉलो नहीं करने वाला, और इस चीज को फॉलो नहीं करने से मेरी बाकी चीज तो मैच हो गई, मैं बाकी चीज को तो फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीज को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए मेरी ये चीज ट्रू एंड फेयर व्यू देगी, ट्रू एंड फेयर व्यू देगी ये चीज। आया समझ या नहीं आया? हो सकता है नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और मैंने जैसे यहाँ पे लगा रखी है हमारी नागिन, नागिन गिन 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 गिन, तो ये आएगा क्वेश्चन, और ये अलग अलग तरीकों से आएगा, केस स्टडी से आएगा। उसमें बता देगा वो डिपार्चर कर लिया और उसने फिर भी ट्रू एंड फेयर भी यूज कर लिया, तो क्या बताओ वो सही है या गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत है वो, क्या वो यूज कर सकता है, करेक्ट। तो हम पूरी एक तरह की समरी पढ़ते हैं इस टेबल के हिसाब से। ऐसे 210 एंगेजमेंट टर्म्स मस्ट डिफाइन ओपिनियन फॉर्म, एक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, कि एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन बताएगा। ठीक है, फॉर एसएफएस और एसईएफएस चेक एक्सपेक्टेड फॉर्म अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ओके, ओपिनियन डिपेंड्स अपॉन द फ्रेमवर्क या तो लॉ, ये भी हमने पढ़ा था। और फिर हमने बात करी थी कि भैया अनमॉडिफाइड लैंग्वेज की फुल एफएस के बारे में, ये जो जो फुल एफएस होते हैं उसमें हम कैसे कैसे लिखते हैं, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो, और अगर ट्रू एंड कौन सा होता है वो, यार यही लिखा था ना, फेयर प्रेजेंटेशन, सॉरी, हाँ, अगर कंप्लायंस है तो ये, और अगर फेयर प्रेजेंटेशन है तो ये। ठीक है, तो अभी तो हम फेयर प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर फ्रेमवर्क मे नॉट कवर सिंगल एफएस और एलिमेंट, ऑडिटर मस्ट अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट, ये भी हमने समझ लिया था कि भैया फ्रेमवर्क जब बने थे तो वो सिर्फ एक के हिसाब से बने थे, वो ऐसे नहीं बने थे कि वो एसएफएस या एसईएफएस के बारे में करे, इसलिए ऑडिटर को अपनी एक प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है, और वो देखना है कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है उसके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज यूज कर रही है। ठीक है, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन लैंग्वेज वो बता दिया। अगर एएफआरएफ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है टू द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इंडेस थे, ठीक है, यहाँ पे इंडेस और आईएफआरएस थे, तो हमें बताया हम यूज नहीं करेंगे, तो वी विल हेजिटेट टू यूज द वर्ड्स, या फिर जो ओपिनियन की तरीके हैं वो मैं उसके अंदर कहीं ये चीज यूज नहीं करनी कि वो ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और वेदर एसएफएस या एससीएफएस कंप्लाइज फुल्ली विद द फ्रेमवर्क, जब हमने वो नीचे टेबल देखा था ना, वो बता रहा है कि भाई सबसे पहले चीज उसको सारी चीजों के साथ कंप्लाई करना है विद द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क। दूसरी हमने चीज पढ़ी थी, दो चीज एक्नॉलेज करनी है, पहली चीज कि भैया मैनेजमेंट को पता है, ठीक है, कि उसको क्या चीज करनी है, उसको एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने हैं, उसको एडिशनल डिस्क्लोजर देने विच आर बियॉन्ड दी विच आर बियॉन्ड स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय दी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इतना नहीं बोलता डिस्क्लोजर देने के लिए भाई, लेकिन वो खुद देना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ये डिस्क्लोजर नहीं दूंगा तो काम नहीं चलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है पहली चीज तो कंप्लाइज फुल्ली विद द फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स, प्रोवाइड एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स फॉर फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, या करेगा वो डिपार्ट फ्रॉम द फ्रेमवर्क या रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ओके, लास्ट फ्रेमवर्क का हमारा लास्ट मतलब एफआरएफ दैट रिक्वायर्स कंप्लायंस। इसमें तो कोई झंझट नहीं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क बोलता है भैया जो रिक्वायरमेंट लिखी है उसे कंप्लाई कर लो, तो मतलब सब कुछ सही है। अगर हमें ये शब्द यूज करना है कि भैया वो सब चीजों से कंप्लाई करता है, ठीक है, तो हम रिक्वायरमेंट एफआरएफ से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से, तो हम ये यूज करेंगे कि एफआरएफ दैट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क। पहली चीज ऐसा एफआरएफ होना चाहिए जो फ्रेमवर्क से रिक्वायर करना है, बट डज नॉट कंटेन द एक्नॉलेजमेंट एज की फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अब यहाँ कंप्लायंस के बारे में बात हो रही है, यहाँ ये नहीं बोला था कि ये फेयर प्रेजेंटेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि भैया जो रूल्स लिखे हुए हैं ना, मैंने वो रूल्स को फॉलो कर लिए। अब रूल्स को फॉलो करने के बाद अगर कोई चीज फेयर नहीं दिख रही, तो दैट इज नॉट माई इशू। तो हम लैंग्वेज भी इस तरीके से लिखेंगे कि एफ आर एफ दैट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क बट डज नॉट कंटेन एक्नॉलेजमेंट एज इन द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, और वहां एक्नॉलेजमेंट होती है, वहां हम बताते हैं कि भैया जो भी ये कहानी रची गई है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिसकी ऑडिट हुई है, ये प्रॉपर, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। और हमें ऑडिट करने का पर्पस भी ये होता है, हमें ये तो चेक करना ही करना है कि सब चीज का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। दूसरा हमें ये भी देखना है कि ये फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही। अगर ये फेयर व्यू ही नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। ठीक है, अब
इसके बाद का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम यहाँ तक सबसे पहले रिवाइज कर लें फटाफट, हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि यार रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर तो बह जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो फटाफट रिवीजन करते हैं कि हमने तो क्या था पढ़ा। बेसिक्स को रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं, बेसिक में कुछ कहा नहीं है। फिर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव सबका सेम ही रहा है, आपको पता ही है। SEFS SFS के बारे में पता है, और क्या क्या इंक्लूड होता है, नोट्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, आपको ये भी पता है। ओके, फिर हमने आगे क्या पढ़ा, हमने सबसे पहली चीज़ तो ये पढ़ी कि भैया अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट हमने ध्यान क्या रखना है जब भी हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। तो पहली चीज़ हमने ये पढ़ी कि दोस्तों के साथ हमने कंप्लाई करना है, रेलिवेंट एसेस के साथ, हुई है सा। ओके, उन सबके साथ कंप्लाई कर लिया ऑडिट करते हुए। अगर हम फुल एफएस नहीं करें तो भी हमें तब भी हमें कंप्लाई करना है सब चीज़ों के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या समझा कि भाई जब हम फुल चीज़ों के बारे में नहीं करते ऑडिट, ठीक है, जब हम फुल एफएस की ऑडिट नहीं करते तो हमें एक चीज़ की डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, और वो डिफिकल्टी फेस होती है कि हम सब एसेज ना अप्लाई नहीं कर सकते इतने आराम से, क्योंकि हमारे पे लिमिटेड नॉलेज है किस चीज़ की, एंटिटी के एनवायरनमेंट की और इंटरनल कंट्रोल्स की। ओके, लिमिटेड नॉलेज की बात से ये हमें पता चला कि भाई उससे लेस एविडेंस मिलेगा। किस चीज का लेस एविडेंस? अबाउट द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हिच नीड्स टू बी फर्दर कोऑर्पोरेटेड बाय द फर्दर एविडेंस। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भैया सारे ऑडिट वर्क ना, मतलब सारे एसेज ना कुछ चीज की डिसप्रोपोर्शनेट रखेंगे काम के रिगार्डिंग, क्योंकि जो एलिमेंट का हम ऑडिट कर रहे हैं उसमें सारे ऐसे एसेज जो हर तरीके से एप्लीकेबल तो नहीं होंगे। तो हम इसे अच्छी लैंग्वेज में बोले और सिर्फ समझाने के लिए ना बोले, तो हम ये बोलेंगे सम एसेज में रिक्वायर ऑडिट वर्क टू बी disproportionate while auditing a specific element। ठीक है, while audit of a specific element ये भी बोल सकते हैं। ओके, लास्ट हमने ये पढ़ा कि अगर ये चीज को, इसके अंदर एक एग्जांपल भी था 570 और ट्रेड रिसीवेबल का, लेकिन हमने फिर आखिरी बार ये बात करी थी कि अगर ये चीज इम्प्रैक्टिकेबल है, ठीक है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो ऑडिटर मस्ट एडवाइज या रिक्वेस्ट करेगा कि भैया आप ऑल्टरनेटिव एंगेजमेंट कर लो हमारे साथ, ऑडिट तो नहीं हो पाएगा। हमने ये पढ़ लिया। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ FRF, इसमें दोनों शुरू पॉइंट थे। हमें पहली चीज देखनी है 210 के हिसाब से एक्सेप्टेबल है या नहीं है फ्रेमवर्क। ठीक है, फिर हमें देखना है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क हमें एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स देगी, किसको? यूजर्स के लिए। यूजर्स को अच्छी से एडिक्वेट डिस्क्लोजर देगी, भैया ये फ्रेमवर्क यूज करा है और इसके रिगार्डिंग ये चीज है। फिर इट में फॉलो रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होती है फुल एफएस के लिए। ओके, फिर लास्ट था ऑडिटर मस्ट इंश्योर, कुछ इंश्योर करनी थी कि वो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के बारे में, प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट को मेट करने की, मतलब वो कंप्लाई कर रहा है सारी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट के साथ। क्यों? ताकि प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखे और डिस्क्लोजर दिखे। अरे वाह, क्या बात है, याद हो गया। फॉर्म ऑफ ओपिनियन तो अभी पढ़ा है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो फटाफट यहीं से पढ़ लेंगे कि 210 के हिसाब से एक ओपिनियन फॉर्म डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसा फॉर्म ऑफ ओपिनियन देना है हमें, और एक्सपेक्टेड और एंगेजमेंट के साथ ही आता है, वो एंगेजमेंट लेटर के साथ ही आता है। और हमें एक्सपेक्टेड फॉर्म देखना है कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, एसएफएस और एसीएफएस के लिए। ओके, ओपिनियन डिपेंड्स अपॉन द फ्रेमवर्क एंड लॉ, बिल्कुल सही बात है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन फुल एफएस के लिए हमने लैंग्वेज पढ़ी, लैंग्वेज ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने ये समझा कि जो फ्रेमवर्क होते हैं ना, दैट मे नॉट कवर, या उस तरीके से एड्रेस डिजाइन ही नहीं हुए कि वो एड्रेस करें किस चीज को, ऐसे मैटर्स को और ऐसी लैंग्वेज को। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं फ्रेमवर्क में नॉट कवर द सिंगल एफएस या एसीएफएस। इट वो बने थे किस चीज के लिए? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर मस्ट अप्लाई फाइनेंशियल प्रोफेशनल जजमेंट नाउ। ऑडिटर को अब कहीं ना कहीं प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि हमें ये शब्द यूज करना है या नहीं यूज करना, अनमॉडिफाइड वाला जो ऊपर लिखा था ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन का। तो अगर एफआरएफ जो हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे इंडेस और आईएफआरएस है, क्योंकि वो बने ही किस चीज के लिए? वो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बने हैं, तो हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर एसईएफएस और एसएफएस कंप्लाई कर रहे हैं फुल्ली विद द फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स, तो ओके। एंड एक्नॉलेज कर रहे हैं दो चीजों के बारे में बात, पहली चीज लिखी थी कि एडिशनल डिस्क्लोजर दे रहे हैं विच आर बियॉन्ड स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क। दूसरा, डिपार्ट करता है किसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन। ओके, चलेगा। कंप्लायंस फ्रेमवर्क सिंपल बोलता है कि ऐसा एफआरएफ है जो सिंपल ये बात करता है कि भैया कंप्लायंस हुई या नहीं रिक्वायरमेंट से। वो ये सब बारे में बात नहीं करता कि वो एक्नॉलेज करेगा कि हाँ हाँ फेयर प्रेजेंटेशन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, बस इतना।
वन सेकेंड, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। वो हम पढ़ेंगे 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर मतलब क्या, फटाफट पढ़ेंगे। ओके ओके, लेट्स गो। कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। Consideration when planning and performing the audit. In planning and perform the audit of a SCF या SCFS, the auditor shall adapt all relevant essays as necessary. ठीक है जी, जब हमें प्लानिंग करनी है हमें सारी एसेस को फॉलो करना है। ये तो हर किसी में लिखा हुआ है कि भैया सारे एसेस को रेफर करो। हाँ हाँ, हम वही करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। एसेस लाइक 240, 550, 570 आर इन प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट। ओले ओले ओले, ठीक है। और ये प्लानिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यही बोलेगा कि भैया सारे ऐसे इसको लेके चलो साथ में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। ऐसे 260 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई appropriate persons for communication which may differ from single financial statement element और full financial statement। ठीक है। तो 260 के अंदर ये बताता है कि कम्युनिकेशन करनी होती है हमें appropriate persons के साथ, जैसे TCWG हो गए, मैनेजमेंट हो गई, तो ये सब। तो ये बोल रहा है कि जब हम फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तब तो पर्सन अलग हो सकते हैं हमारे लिए कि भैया कौन बना रहा है क्या बना रहा है, लेकिन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम सिर्फ सेल्स देख रहे हैं तो सेल्स के अंदर हम वो बोलेगा कि सेल्स मैनेजर से बात करो जी, वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, उसमें मैनेजमेंट ज्यादा साथ नहीं देगी। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 260 के हिसाब से थोड़ा वो मतलब चीजें बदल जाती हैं। जो अगर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी तो काम अलग तरीके से होगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर कर रहे हैं हम, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अलग तरीके से काम होगा, सीधी बात। Auditor may use audit evidence from audit of full financial statement, but must still plan and perform audit of single financial statement or element separately to obtain SAE। ठीक है जी, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, ये कह रहा है कि ऑडिटर में यूज ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द ऑडिट ऑफ फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं हम उससे भी लेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्प वगैरह जरूर लेंगे क्योंकि उसके अंदर वो पार्ट भी तो आ ही रहा है यार। बट उसको स्टिल एक प्लान एंड परफॉर्म तो करना है कि इस चीज मतलब अपना एफर्ट तो दिखाना है, चाहे उसके पास बना बनाया काम क्यों ना हो, उसको अपना एफर्ट दिखाना है। बट मस्ट स्टिल प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट सेपरेटली टू ऑब्टेन एसए। ठीक है, जहां पे भी ऑडिट आएगा वहां पे एसए ही ऑब्टेन करना ही करना है। फिर वो बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट आर इंटर रिलेटेड। ऑडिटर मे नीड टू परफॉर्म प्रोसीजर्स ऑन इंटर रिलेटेड आइटम्स। ओके, ठीक है। तो एफएस और एलिमेंट ना इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अगर हम ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं सेल्स को भी चेक करना है, क्योंकि भाई ट्रेड रिसीवेबल बनेंगे कैसे, सेल से। सेल से फिर इन्वेंट्री भी चेक करनी है। तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ट्रेड रिसीवेबल चेक कर लिया और हम सेल्स चेक ना करें, क्योंकि उससे हमारा कंप्लीट काम नहीं होगा। तो हम कभी कभी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कि सेल्स को इन डेप्थ ही चेक कर लिया, जितना रिक्वायर्ड है किस चीज में ट्रेड रिसीवेबल के लिए। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि पिछले 3 महीनों में 3 करोड़ से ट्रेड रिसीवेबल बढ़े, समझ आया, पिछले 3 महीने में 3 करोड़ से ट्रेड रिसीवेबल बढ़े हैं, लेकिन पिछले 3 महीने में सेल्स ही सिर्फ 1 करोड़ हुई है। तो इज इट इवन पॉसिबल कि भैया सेल 1 करोड़ की हो गई और तुम्हारे डेटर बढ़ गए या ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए 3 करोड़ में? ऐसा क्या, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, गड़बड़ है। तो हमें इस तरीके से चेक करना होता है, समझ रहे हो, क्योंकि ये मैंने पर्सनली खुद भी कर रखा है। तो मैं इसलिए अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि हम जब भी स्टॉक ऑडिट वगैरह करते हैं या कुछ भी चीज देखते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज की ऑडिट हो रही है, सिर्फ स्टॉक्स की ऑडिट हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि भैया स्टॉक के साथ जो उसकी चीजें लिंक होती है कहीं ना कहीं, हम उसको भी देखते हैं ताकि एक पैटर्न दिख जाए कि ये जो चीज दिखा रहे हैं, ये जो चीज हमें पता चलती है वो ट्रू है या नहीं है, कहीं हमारा बेवकूफ तो नहीं जा रहे। और एक रिलायबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ चलो अब ये जो डेटा दे रहे हैं वो सही है या नहीं। समझ आया। इंटर रिलेटेड आइटम्स जो होते हैं हम उससे भी चेक करेंगे और उस पर भी ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं कहीं ना कहीं। ओके। Materiality for single FS या specific element may be lower than full FS, obviously affects NET of the procedures and evaluation of uncorrected, okay, evaluation of uncorrected misstatements। ओके 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 ओके, नो इशू। हमने पहली चीज क्या पढ़ी, हमने पहली चीज पढ़ी कि उसको सारे रेलेवेंट एसेस को फॉलो करना है और अडेप्ट करके फॉलो करना है। ठीक है, उसे अडेप्ट करना है, ऑल रेलेवेंट एसेस एस नेसेसरी। 240 250 ये सब भी बता रखे हैं। फिर 260 के बारे में बोले, 260 बोलता है कि भैया आपको जो कम्युनिकेशन करनी है वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदे के साथ करनी है। जी करनी है बिल्कुल। तो ऑडिटर रिक्वायर करता है कि उसे वो आइडेंटिफाई करे कि कौन
ऐसा पर्सन है जो कम्युनिकेशन के लिए अप्रोप्रिएट है, जो सिंगल एफएस के अंदर अलग होगा और फुल एफएस के लिए अलग होगा, ठीक है। फिर ऑडिटर मे यूज ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, बट ऑल्सो he should plan and perform the audit procedures to obtain SAEs अलग तरीके से अपने हिसाब से भी, ठीक है, सेपरेटली। FS and elements are interrelated, okay, auditor may need to perform procedures on interrelated items। हमने पूरी इसमें कहानी पढ़ी ट्रेड रिसीवेबल्स एंड सेल्स के ऊपर, ओके। फिर हमने पढ़ा मटेरियलिटी फॉर सिंगल एफएस अलग हो सकती है और हमेशा कम होएगी, ठीक है। ऑब्वियस भाई, हम जब छोटी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कम मटेरियलिटी लेंगे, जब हम एज अ फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मटेरियलिटी ज्यादा लेंगे। कितनी ऑब्वियस चीजें यार। और क्या बोलते हैं, और उससे एनिटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स वो भी अफेक्ट होता है, ठीक है, एनिटी ऑफ द प्रोसीजर्स अफेक्ट होता है। और हमने लास्ट में पढ़ा था कि इवेल्युएशन ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ना, वो भी इसके अंदर कम होती है मे बी उसके अंदर, क्योंकि इस चीज के बारे में अफेक्शन, मतलब इसको कैसे समझाऊं कि यार जो अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट है वो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना चांसेस हैं कि वो छूट जाएंगी, लेकिन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो वो कम चांस है कि छूटेगी। अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट वो पकड़ेगी, वो उसके ऊपर हमें काम करना ही पड़ेगा। मतलब इसमें चांसेस ज्यादा है मिस स्टेटमेंट मिलने की, क्योंकि हम छोटा काम कर रहे हैं, छोटी चीज का काम कर रहे हैं, बड़ी चीज का काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बस ये कालापन आएगा यार। चलो कोई नहीं। एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, मतलब मैं एक सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जस्ट एक तरह का उससे ये बोलूंगा मैं, रेफरेंस दे रखी है, एग्जाम्पल कहीं काम नहीं आएंगे, टॉपिक समझाने के लिए कि 500 कैसे लगेगा, 315 कैसे लगता है। जब हम जो जिनको क्यूरियोसिटी हो रही है ना यार, मैंने कभी काम नहीं किया है इस रिगार्डिंग भी, इस फील्ड में, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि यार देखो, जिस बंदे ने स्टॉक ऑडिट कर रखी है उसको पता है कैसे होगा। अब तुम इमेजिन करो तुम एक स्टॉक के बारे में चेक करने गए, तो तुम्हें इन्वेंट्री से रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है, तुम इन्वेंट्री के पीछे 2-3 चीजें भी देख सकते हो कि यार सेल के बारे में हम समझ ले, परचेज समझ ले, पर इन डेप्थ ना समझे। ये ना हो कि बायर को बुला रहे हैं, सेलर को बुला रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनसे कंफर्मेशन ले रहे हैं, ना इतना नहीं। हमें ये देखना है कि भैया जो चीज है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इन्वेंट्रीज जो आ रही है, इन्वेंट्री की सेल परचेज ही ना हो रही है और इन्वेंट्री बढ़े जा रही है, कम हो जा रही है, हम पड़ोसी की इन्वेंट्री अपने अंदर दिखा रहे हैं, तो वो सब चीजें देख चेक करनी होती है। जॉब वर्क के बारे में देखना पड़ता है कि किसी और की जॉब वर्क के लिए आ रखा है और वो उसे हम अपनी इन्वेंट्री दिखा दे रहे हैं, तो ये सब बातें हैं। और इससे ये समझ आता है कि हमारे एससीएस कैसे लगेंगे उसके हिसाब से। ऐसे तो फुल के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम यूज तो कर सकते हैं अच्छी तरह से, ताकि वो सिंगल एफएस के लिए भी हो जाए, करेक्ट। ओके जी, ओके जी। हमने ऊपर पढ़ी थी फॉर्मिंग एन ओपिनियन कि भैया क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। मतलब ऊपर हमने बोला था फॉर्म ऑफ ओपिनियन कि हम ओपिनियन फॉर्म कैसे करेंगे। अब आगे आ रहा है कि ओपिनियन फॉर्म तो हो गया, अब रिपोर्टिंग वगैरह कैसे करेंगे उसकी, ठीक है। उसकी रिपोर्टिंग भी कोई खास नहीं है। ये बोल रहा है सबसे पहली चीज कि भैया 700 और 800 एप्लीकेशन आ जाएगी इसके अंदर कहीं ना कहीं, आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटर शेल अप्लाई 700 एंड व्हेन एप्लीकेबल 800 अडेप्टेड एज पर द एंगेजमेंट। 800 कब लगेगी? जब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर बना रखे होंगे, ठीक है। एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने हैं। 700 रिक्वायर्स इवैल्यूएटिंग वेदर एफएस प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स for users to understand material transaction and events. For a single FS, a specific element, disclosures must help users to understand the information and its impact. ठीक है, डिस्क्लोजर जरूर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इट मस्ट हेल्प यूजर्स टू अंडरस्टैंड कि वो इंफॉर्मेशन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, बस ये चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एवी 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 बातें लिख रखी है, होती ना बात, यही ये बातें हैं बस। गोइंग कंसर्न बहुत इजी। Auditors may adapt descriptions of management and auditor's responsibility as necessary, ठीक है। Consider an audit of the balance sheet XYZ Limited, okay जी। Going concern assessment focuses on balance sheet elements, management responsibility description and auditor's responsibility section in the audit report would focus on going concern impact on asset valuation and liability classification, ठीक है। CAM not applicable under SA 805। SA 700 requires the auditor to communicate CAM as per SA 701 for audit of complete set of financial statement जनरल पर्पस में जो बनी हुई है लिस्टेड एंटिटीज के लिए। और अगर उसमें कहीं ना कहीं एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दे दी किसने, लॉ एंड रेगुलेशन में,
किसके अंदर 800 के अंदर, तो हमें इस चीज को फॉलो करना है, वरना 800 में भी हम फॉलो नहीं करते कैम को। ठीक है, लिस्टेड एंटिटीज के अंदर तो ये मैंडेटरी होता है अगर 700 लग रहा है तो, और 800 लग रहा है तो हमने समझ ही लिया कि अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलती है तो देना है। इसके अंदर तो देना ही नहीं, 805 में तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट सेट के बारे में बात करता है, कंप्लीट सेट ही नहीं है तो हम देंगे कैसे। 720 अदर इन्फॉर्मेशन, वो ये बोलता है कि अदर इन्फॉर्मेशन है तो वो एक पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट बन जाएगा, सेम एज 800, सेम कहानी। सिग्नेचर ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी साइंड, ठीक है, बाय कौन है, या तो ऑडिटर होगा, ठीक है, इन द पर्सनल नेम, अगर ऑडिटर तो अपने पर्सनल नेम में साइन करते हैं भाई, अगर फर्म है तो वो साइन करेगी ऑडिटर और फर्म के नेम, दोनों के नेम, ठीक है। पार्टनर या प्रोप्राइटर मस्ट मेंशन आईसीआई मेंबरशिप नंबर, ओके। फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट आल्सो बी इंक्लूडेड, ओके जी। फिर रिपोर्टिंग ऑन द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एसएफएस ऑन अ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ दोज एफएस, सेपरेट ओपिनियन फॉर ईच। यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट और सही पार्ट आता है जो हमें पढ़ना है अच्छे से बेसिकली। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें, अगर हम एंटिटी के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी कर रहे हैं और एससीएफएस पे भी कर रहे हैं, अगर हम दोनों की ऑडिट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक की भी कर रहे हैं और फाइनेंशियल पूरे में कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग ओपिनियन देने हैं, ऐसा नहीं कि एक ओपिनियन दिया काम चल जाएगा। तो सेपरेट ओपिनियंस फॉर ईच। इन केस ऑफ एंगेजमेंट टू द ऑडिट बोथ एंटिटीज फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एसएफएस या एससीएफएस, ऑडिटर मस्ट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियंस फॉर ईच, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एससीएफएस पब्लिश टुगेदर, अगर साथ में पब्लिश कर दिए, ठीक है, ऊपर लिखा है ना सेपरेट ओपिनियंस, तो साथ में तो नॉट अलाउड। तो इफ एसएफएस या एससीएफएस पब्लिश विद द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, it is not clearly differentiated, auditor must ask, the auditor must ask management to rectify an auditor's report, ठीक है, वो रेक्टिफाई करते, ऑडिटर सीधा सीधा बोलेगा भैया इसको क्लियरली डिफरेंशिएट करो, ऐसा ना आए कि आपने पब्लिश कर दिया साथ में, ऐसे नहीं चलेगा। द ऑडिटर मस्ट आस्क मैनेजमेंट टू रेक्टिफाई एन ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। एंड अगर ऑडिटर रिपोर्ट रेक्टिफाई हो गई तो चलेगा, और नहीं हुई तो उसे इशू मत करना जब तक वो रेक्टिफाइड नहीं होगी और डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट मस्ट नॉट बी इशूड अंटिल दे आर सेटिस्फाइड विद द डिफरेंशिएशन। समझ आया क्या चीज, पहले बोलो कि भैया इसे रेक्टिफाई कर दो, रेक्टिफाई करने से पहले रिपोर्ट इशू मत कर देना गलती से भी, जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे डिफरेंशिएशन से। Considering the implication of certain matters included in the auditor's report of the entity's complete set of financial statement for the audit of SCFS या SFS and for the auditor's report thereon. If the auditor report on an entity's complete set of financial statement include modified opinion, ठीक है, EOM पैराग्राफ, गोइंग कंसर्न, मिस स्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन और ऐसे ऐसे, अगर कोई भी नेगेटिव चीज है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये कह रहा है ना कि इफ द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज इंक्लूड है, पहली चीज या तो मॉडिफाइड ओपिनियन ही दे दिया 705 के हिसाब से, ठीक है। दूसरा 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न वाली प्रॉब्लम आ गई, या तो 706 के हिसाब से ओएम या ईओएम पैराग्राफ डाला हुआ है। क्या ये बातें हुई, ये बातें हुई तीन, ईओएम ओएम 706, मॉडिफाइड 701, सॉरी 705, 701 तो कैम हो गया, 705 या फिर 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न सेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी दिख रही है, तो वो, ठीक है। और लास्ट, मिस स्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एसएस 720, या तो अदर इंफॉर्मेशन के अंदर कहीं ना कहीं हमें कोई गड़बड़ मिल रही है, ठीक है। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ ताकि ये दिखते रहे, मिस स्टेटमेंट इन दी अदर इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एसएस 720, इसको मार्क भी कर लेते हैं। मॉडिफाइड ओपिनियन 705, ईओएम या फिर ओएम पैराग्राफ 706, या मटेरियल अनसर्टेनिटी दिखी इसके रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न सेक्शन के रिगार्डिंग 570 के अंदर, या मिस स्टेटमेंट दिखी, या फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी दिखी जो ऊपर भी लिखी हुई थी, इसमें भी हम लिख सकते हैं इन अदर इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद दिस एसएस 720, ठीक है। ऑडिटर मस्ट कंसिडर देयर इम्पैक्ट ऑन एससीएफएस और एसएफएस, इसका इम्पैक्ट हमेशा हमें यहाँ कंसिडर करना है
जो हम कह रहे थे ना कि हम उसका ऑडिट एविडेंस भी यूज कर सकते हैं, तो ऑडिट एविडेंस की तो बात रही अलग। हमें अगर इन 4 टॉपिक्स के अंदर कुछ भी अगर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो हम इसको, जो इम्पैक्ट आता है इन सबका, उसको इम्पैक्ट यहाँ पे भी हमें दिखाना है इस चीज को, ठीक है। जो इन सबका इम्पैक्ट आएगा वो यहाँ पे भी दिखेगा। समझ आया? फैक्टर्स टू कंसिडर फॉर इम्प्लीकेशन, ओ माय गॉड। अच्छा, मैंने ये चीज यहाँ डाल रखी है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो नया टॉपिक तो मेरे को समझ नहीं है, मतलब आई डोंट नो कि ये आएगा या नहीं आएगा एग्जाम के अंदर और कितना इंपॉर्टेंट है क्या है, बट हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या क्या फैक्टर समझने, व्हेन असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इश्यूज इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑडिट ऑफ एससीएफएस या एसएफएस, तो हमें की फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। पहला, नेचर ऑफ द इशू, हाउ द मैटर इज हाउ द मैटर इन द एफएस ऑडिट रिलेट्स टू द एसएफएस। अच्छा ठीक है, हमें ये समझना है सबसे पहले कि भैया जो ये मैटर है वो एफएस और एससीएफएस में ऐसा क्या लिंक है, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। नेचर ऑफ द इशू, ठीक है। परवेजिवनेस, इंपॉर्टेंट कितना है, किस तरीके से इफेक्ट करना है, कितना एक्सटेंड तक इफेक्ट करता है, द एक्सटेंट टू विच द इशू अफेक्ट्स द एफएस एज अ होल, ठीक है। ओके, डिफरेंस इन एएफआरएफ, वेरिएशन इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या बता फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर और इसके अंदर एएफआरएस में ही डिफरेंस हो कुछ ना कुछ। एसपीएफएस जो हमने पढ़ा है, एसपीएफ, ओके। फिर पीरियड डिफरेंस, एनी गैप बिटवीन द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द एफएस एंड एसएफएस या एससीएफएस, ठीक है। टाइम elapsed, the duration since the auditor's report on the financial statement was issued। ओहो, तुमने क्या पढ़ा? नेचर ऑफ द इशू। अच्छा, ये आप समझ पा रहे हो ना कि भैया फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिट हो चुकी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब हम एक अलग से ही कुछ ना कुछ एक अलग कहानी रच रहे हैं। समझ लो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो ऑडिट हो चुका होगा, पर हमें कैश फ्लो वापसी से ऑडिट करवाना है 3-4 महीने बाद, तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिट नहीं कराएंगे, या प्रोविजनल बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे नहीं कराना, हमें बस कैश फ्लो करना है। तो वो कैश फ्लो की जो चीजें हैं वो पुरानी चीजों से, तो मतलब फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट हो चुकी है वो उससे कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस तो उठाएगा ना यार बैठ के, जब पहली बार वो कर रहा है ऑडिट, उसको समझ ही नहीं है। समझ लो ना, मतलब ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अलग तरीके से ऑडिट हो रही है और सिंगल अलग से हो रही है, यार टाइम के आगे पीछे भी हो सकता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉमन है, और कॉमन ही अलग ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक बंदा फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहा है और दूसरा बंदा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो अब अगर हम कभी भी रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, हेल्प ले रहे हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो हमें ना कुछ बातें ध्यान में रखनी है। क्या क्या बातें हैं वो? पहली चीज, नेचर ऑफ द मैटर या नेचर ऑफ द इशू, हाउ द मैटर इन द एफएस रिलेट्स टू दी एससीएफएस या एसएफएस, की जो मैटर है वो कैसे रिलेशन, मतलब उसका कंप्लीट एफएस से क्या रिलेट करता है और एसएफएस में क्या रिलेशन है, वो कैसे तुम उस चीज का लिंक बिठाते हो, वो चीज। फिर परवेजिवनेस, जो ये मैटर है वो किस एक्सटेंट तक इफेक्ट करता है किस चीज को, एफएस को, ठीक है, एज अ होल, तो वो किस एक्सटेंट तक इफेक्ट करता है। फिर हमने पढ़ा डिफरेंस इन एएफआरएफ, अगर कोई डिफरेंस है, कोई वेरिएशन है, तो हमें वो भी समझने हैं, वो भी एक तरह की कंसिडरेशन में लेना है। फिर पीरियड डिफरेंस को भी ध्यान में रखना है कि जो जो टाइम गैप होता है बिटवीन द रिपोर्टिंग पीरियड्स ऑफ द एफएस या एससीएफएस, वो और टाइम इलैप्स, जो टाइम बीत चुका है, समझ लो ऑडिट रिपोर्ट पिछले 3 महीने पहले हुई, तो 3 महीने बाद हम काम कर रहे हैं, तो 3 महीने के अंदर जो भी चेंज आया है, द ड्यूरेशन सिंस द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द एफएस वाज इशूड। ओके, समझ गए? ओके ओके ओके, कितने मिनट हो गए हमारे पे? 58 मिनट हो गए हैं, और लगभग लगभग चैप्टर खत्म होते हुए। क्या बात है, 1 घंटे में हो गया मोटा मोटी, क्योंकि हमने रिवाइज भी करा यार, ऐसी बात तो नहीं है हमने रिवाइज नहीं किया। और अभी जो इसके बाद हमने पढ़ा, इसके बाद मेन तो यही चीज पढ़ी थी, तो ये फटाफट कर लें क्योंकि मेरे को लगता है ये भूल गए होगे। क्योंकि इसमें था भी कुछ नहीं जो हमने इतनी चीज पढ़ा हो। इसमें पहली बात क्या करी, जब भी प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात आई, तो हमें ना एसएस की गुणगान गाती है कि भैया हमें सारी चीजों को अडेप्ट करना चाहिए, सारे रेलिवेंट एसएस को, और रेलिवेंट एसएस के साथ काम करना चाहिए। ठीक है जी, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने 240, 550 और इन सब की रेफरेंस दे दी कि ये सब बड़े एप्लीकेबल होते हैं और इनको ध्यान में रखना। फिर 260 के बारे में बात करी कि हमने एक ऑडिटर को ना, हम जब बात कर रहे हैं, हम मतलब ऑडिटर, मतलब मेरा हमने का मतलब हमेशा ऑडिटर को रिप्लेस कर दिया करो। तो ऑडिटर को ना आइडेंटिफाई करना है अप्रोप्रिएट पर्सन
फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि 260 तो कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, और वो ना डिफरेंट होगा अगर फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हैं और अगर एसएफएस या एससीएफएस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 260 के बारे में बात। उसके बाद हम बोलेंगे कि भैया जो हम एविडेंस यूज करते हैं फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो तो हम यूज कर सकते हैं, वो तो ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमें स्टिल अपनी तरीके से प्लान एंड परफॉर्म करना है और प्रोसीजर्स वगैरह, ताकि हम ऑब्टेन कर पाए एसएई। ओके जी, ये भी डन है। फिर हमने बोला कि इंटर रिलेटेड आइटम्स को ना हमें ध्यान में रखना है और हमें उस पर भी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये सब इंटर रिलेटेड आइटम्स हैं और उससे हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो अच्छी तरह से निकलेगी, ठीक है। फिर लास्ट में हमने बोला कि मटीरियलिटी ना अलग अलग होता है, मतलब वो डिटरमाइन करता है कि इस चक्कर में वो स्पेसिफिक आइटम के हिसाब से डिटरमाइन होगा, और हमेशा अगर एससीएफएस या एसएफएस हो रहा है तो उसके अंदर मटीरियलिटी हमेशा कम होगी, हमेशा मटीरियलिटी कम होगी, और उससे एनईटी ऑफ द प्रोसीजर्स भी चेंज होएगा, नेचर, एक्सटेंड एंड टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर्स भी चेंज होगा, और उससे हमारा जो इवैल्यूएशन ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो भी बदलेगा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था बस। फिर बाकी तो ऊपर हवा हवा में बातें कर ली थी थोड़ी बहुत। फिर हमने ये समझ लिया कि भैया अलग से पब्लिश होनी चाहिए और सेपरेट ओपिनियन होनी चाहिए, अगर नहीं हुई है साथ में दे दिए हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं करा है, तो हम ऑडिटर को बोलेंगे कि भैया इसे डिफ्रेंशिएट करो, रेक्टिफाई करो, और जब तक रिपोर्ट सबमिट मत कर देना जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं है वो डिफ्रेंशिएशन से, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर इसमें चार बातें हैं, ऐसे बोल देता हूँ, ऐसे से ही काम चल जाएगा। 720, ठीक है, 570, 706, और 570 हो गया, 706 हो गया, और 706, 705, ये 705। अगर ये सब चीजें है ना, तो हमें वो सब चीजों को कंसिडर करना है एससीएफएस करते वक्त। अगर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चार चीजें, ये चार ऐसे की कहीं ना कहीं अगर दे रखी है, तो हमें वो बाकी चीजें भी कंसिडर करनी है एससीएफएस में, ठीक है, एसएफएस में। आप ओके। फिर हम फैक्टर्स पढ़े थे, हमने 5 फैक्टर पढ़े। पहला नेचर ऑफ द इशू, नेचर के बाद हमने नेचर में हम ये समझेंगे कि भैया कैसे वो लिंक करता है, क्या उसका रिलेशन है। फिर हमने ये पढ़ा आगे, क्या पढ़ा क्या पढ़ा, बताओ 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 बताओ, क्या पढ़ा हमने? परवेजिवनेस पढ़ा कि भैया कैसे, किस एक्सटेंट तक वो इम्पैक्ट करता है उस चीज को एज अ होल। फिर हमने पढ़ा टाइम वाला कि भैया पीरियड डिफरेंसेस कितना है और टाइम इलैप्स कितना हुआ है जो आखिरी बार ऑडिट रिपोर्ट इशूड हुई थी। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर कोई डिफरेंस है एएफआरएस में तो, ठीक है। Including of a reference to the auditor's report on complete set of financial statement. Inclusion of a reference to the auditor's report on complete set of financial statement. Even if matter in the full FS report do not impact the audit of SCFS या SFS, auditor may refer them in an OM paragraph as per SA 703. अच्छा, even if the matters in the full report इम्पैक्ट नहीं करते एसएफएस को या एससीएफएस को, ऑडिटर में रेफर देम इन दी ओएम पैराग्राफ एज पर एसए 706। ओह, ये क्या कहना चाह रहा है? अगर जो मैटर्स हैं वो फुल एफएस रिपोर्ट के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं करते, ठीक है, डू नॉट इम्पैक्ट द ऑडिट ऑफ द ऑर्डर में रेफर देम इन दी ओएम पैराग्राफ एज पर 706। एग्जांपल दे रखा है, ऑर्डर में रेफर मटेरियल एंसिटी रिलेटेड टू फॉर्म द रिपोर्ट। अच्छा, ये तो ऊपर वाली बातें हो गई, ये तो यही बातें हो गई पूरी की पूरी, सेम बात, रेफरेंस इंक्लूड करने के लिए। ये क्या है यार, ये तो कंफ्यूज कर दिया कि भैया क्या बोल रहा है। ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि यार अगर कोई भी ऐसी चीज लिखी हुई है तो हम उसको ओएम पैराग्राफ में लिख देंगे, यही कहना ना। इवन इफ मैटर्स इन द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट डू नॉट इम्पैक्ट द ऑडिट ऑफ एसएफएस या एससीएफएस, अगर जो मैटर्स, जो गंभीर मैटर्स जो हमने ऊपर पढ़े थे चार, वो फुल फाइनेंशियल रिपोर्ट में लिखी गई है लेकिन वो इफेक्ट नहीं करते कहीं पे भी, ठीक है, द ऑडिटर में रेफर देम इन एन ओएम पैराग्राफ एज पर एसए 706। 706 के हिसाब से हम ये बता देंगे बस। अब हम पढ़ रहे हैं एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ठीक है। एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। इफ एन एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन इज नेसेसरी ऑन द एंटायर एफएस, ठीक है, एंटायर एफएस या एंटायर एफएस, फुल एफएस, ऐसे 705 प्रोहिबिट करता है एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने के लिए एसएफएस में या एससीएफएस इन द सेम रिपोर्ट। यार एक बात बताओ, ये है मेरा माउस, ठीक है, अच्छे से देख पाओ तो ये माउस है, ओके। अगर मैं कहूं कि भैया इसमें ये कुछ ना कुछ फॉल्टी है,
और मैं ये माउस नहीं लेना चाहूंगा, ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर मैं तो एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा हूँ और इसी का एक पार्ट है, समझ लो कुछ, और उसको बोल रहा हूँ ये सही है यार, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं है। जब मैं पूरे माउस को गड़बड़ बोल रहा हूँ तो वो उसका ही पार्ट है ना, वो भी तो गड़बड़ हो सकता है। और उसको सही बोलना कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि अच्छा वो सही है तो क्या पता पिछली चीज सही हो, क्योंकि यूजर्स यहाँ पे अलग अलग है, यूजर्स का चेंज है, यूजर्स का पंगा है। सबसे बड़ी चीज यही है कि यहाँ पे यूजर्स अलग है। तो ये कह रहा है कि जो चीज, समझ लो एक ये सर्कल है, सर्कल में से जो चीज मैंने निकाली, और अगर मैं बोल रहा हूँ ये तालाब ही गंदा है, तो जो मैंने पानी इस तालाब से निकाला वो भी तो गंदा ही है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इफ एन एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया गया है एंटायर एफएस के ऊपर, तो भैया ऐसे 705 ना सीधा सीधा प्रोहिबिट करता है कि एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो मत दे देना एसएफएस या एसीएफएस के अंदर इन द सेम रिपोर्ट। ठीक है, अगर सेम रिपोर्ट है, अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन एसीएफएस सेपरेटली, सेपरेटली तो हम कर सकते हैं, सेपरेटली का मतलब है हम काम ही अलग कर रहे हैं, मतलब एडवर्स के डिस्क्लेमर ऑन कंप्लीट एसएफएस, कंप्लीट एफएस दे रखा है, बट अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया हमने किस पे, एसीएफएस के ऊपर। इज अप्रोप्रिएट कब, हम कब कब दे सकते हैं क्या चीज, जब कंप्लीट फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आया है, लेकिन मेरे को एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है एससीएफएस के ऊपर। सिर्फ एससीएफएस के बारे में बात हो रही है, एसएफएस के बारे में। द ऑडिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन। सबसे पहली चीज तो भैया कानून को नहीं रोकना चाहिए, कोई रेगुलेशन कोई कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें रोके। फिर रिपोर्ट साथ में पब्लिश नहीं होनी चाहिए, रिपोर्ट नॉट पब्लिश विद द एडवर्स या डिस्क्लेमर रिपोर्ट, सेपरेटली पब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, सेपरेटली पब्लिश कर दो। और एससीएफएस इज नॉट अ मेजर पोर्शन ऑफ फुल एफएस, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू ना फुल एफएस का बहुत बड़ा पोर्शन है यार, क्योंकि लोगों को यही दिखना है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, रेवेन्यू से। तो अगर हम रेवेन्यू का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है अच्छे से लिख देता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं एक मेजर पोर्शन आ जाता है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर पोर्शन है किस चीज का, एफएस का। ठीक है, तो तब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ऊपर हमने एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दिया और नीचे जाके हम बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओके, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, डन 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 डन। ना ना ना, क्या तीन बातें ध्यान रखनी है, और ये है इंपॉर्टेंट चीज हमारी, ये हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। पहली चीज, लॉ एंड रेगुलेशन हमें रोकना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, रिपोर्ट हमें साथ में पब्लिश नहीं करनी, रिपोर्ट अगर हमने साथ में पब्लिश करी तो दिक्कत है। तीसरी चीज, एसईएफएस ना कोई बड़ा पार्ट नहीं होना चाहिए किस चीज का, इट शुड नॉट बी अ मेजर पोर्शन ऑफ द फुल एफएस। और एसएफएस तो अपने आप में ही एक पोर्शन होता है एफएस का, तो उसको तो हम कभी भाई बोल ही नहीं सकते कि सेपरेटली भी दे दो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन। खैर अभी एसईएफएस के बारे में बात हो रही है तो चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तीन पॉइंट ध्यान में आ गए। फिर है अनमॉडिफाइड ओपिनियन इन केस ऑफ एसएफएस सेपरेटली कभी भी पॉसिबल नहीं है। इवन पढ़ते हैं साथ में, इवन इफ द एसएफएस रिपोर्ट इज सेपरेट, अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड क्यों, क्योंकि यार जो ओहो, नॉट अलाउड क्यों, क्योंकि यार जो एसएफएस है ना वो तो खुद एक अपने आप में एफएस है। तो अगर एफएस को ही हम बोल रहे हैं कि भैया वो गलत है, तो आप एसएफएस को कैसे दे देते हो, सीधी बात। इवन इफ द एसएफएस रिपोर्ट इज सेपरेट, अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज नॉट अलाउड सिंस इट कंस्टिट्यूट्स अ मेजर पोर्शन, जो ऊपर लिखा था, इट कंस्टिट्यूट्स अ मेजर पोर्शन एंड फुल एफएस हैज एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, ये है नया टॉपिक अपेंडमेंट वाला जो लिखा हुआ है मैंने। मिक्स्ड ओपिनियन भी दे सकते हैं, mixed opinion. Auditor's report can have disclaimer of an opinion on the results of operation and cash flows, unmodified opinion on the state of affairs. Allowed since disclaimer applies only to operation and cash flows, not whole financial. Okay जी, अच्छा हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, और ये फटाफट रिवाइज करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, फटाफट लेट्स गो। पहली चीज हमने ये पढ़ी कि भैया अगर एडवर्स ओपिनियन दे रखा है, ठीक है, और या फिर समझ जाओ, समझ रहा है, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन के बारे में बात होती है, ये दोनों ओपिनियन दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिक्कत है। तो अगर उनके साथ वो पब्लिश हो रही है, क्या एससीएफएस या एसएफएस, तो हम तो भैया अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो दे ही नहीं सकते किसी भी हाल में। और अगर एसएफएस, एसएफएस ध्यान रखना मैंने बोला एसएफएस, एसएफएस सेपरेटली पब्लिश हो रही है, तब भी हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मेजर पोर्शन है, इट कंस्टिट्यूट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एससीएफएस
अलग से पब्लिश हो रही है, सेपरेटली पब्लिश हो रही है, तब हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं 3 केसेस में। पहला, लॉ एंड रेगुलेशन हमें नहीं रोकनी चाहिए। दूसरा, वो मेजर पोर्शन नहीं होना चाहिए, इट शैल नॉट कंस्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और तीसरा, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, कि वो साथ में पब्लिश नहीं होना चाहिए, जो हमने ऊपर बोल ही दिया कि ये सेपरेटली पब्लिश हो रही है यार, ठीक है। और मिक्स्ड ओपिनियन भी हो सकते हैं। मिक्स्ड ओपिनियन में हमने पढ़ा कि ऑडिटर रिपोर्ट कैन हैव a disclaimer and opinion on the results of the operation and cash flows, but उसका ना स्टेट ऑफ अफेयर्स पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन है कि भैया सब काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन पैसे सही तरीके से बना नहीं पा रहे। सब काम सही से कर रहे हैं पर उनसे पैसा नहीं बन पा रहा। तो मैंने ये बोला कि एक साइड डिस्क्लेमर ओपिनियन, दूसरी साइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मिक्स्ड ओपिनियन भी चलता है। इट इज अलाउड सिंस डिस्क्लेमर अप्लाइज ओनली टू ऑपरेशन एंड कैश फ्लोज, नॉट होल फाइनेंशियल्स, ठीक है। अरे 805 नॉट ओवरराइड अदर ऐसे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस हैं। ओके जी, हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। चलो आओ फटाफट पढ़े हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ था नहीं, और वैसे था भी, मतलब लैंग्वेज टाइम्स लैंग्वेज के हिसाब से देखे तो था, वरना नहीं था। पहली चीज हमने पढ़ी कि अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। हमने ये पढ़ा कि अगर हम फुल एफएस का नहीं कर रहे, हमें फिर भी सारे एसएस के साथ, एससी के रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है कंप्लाई करना, ये तो है ही, क्योंकि हम पूरे एफएस के साथ ऑडिट नहीं कर रहे हैं और हमारे पे एक लिटिल नॉलेज होती है। लिटिल नॉलेज के बाद हमने ये समझा कि भैया लेस एविडेंस मिलेगा तो उससे हमारे जो क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उस पे ना वो कम बनेगा, क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे कम एविडेंस मिलेगा, ठीक है। ओके। फिर हमने ये पढ़ा कि फर्दर कोऑपरेट करना पड़ता है, हमने ऑडिट एविडेंस जो हमें मिलते जा रहा है उसके साथ हम कोऑपरेट करते जाएंगे ताकि हमारे एक जो एस ए ऑब्टेन हो रहा है वो सही तरीके से हो जाए। फिर हमने आगे इसके साथ पढ़ा कि डिसप्रपोर्शनेट वाला, सम एसेज में रिक्वायर ऑडिट वर्क टू बी डिसप्रपोर्शनेट फॉर द एलिमेंट वाइल बीइंग ऑडिटेड। फिर हमने इम्प्रैक्टिकल वाले में पढ़ा, इसके अंदर 570 के साथ एग्जांपल दे रखा था ट्रेड रिसीवेबल्स का। फिर हमने इसके आगे वो पढ़ा कि अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो भैया फिर आप एक अदर ऑल्टरनेटिव एंगेजमेंट कर लो, क्योंकि ये तो इम्प्रैक्टिकेबल हो रहा है, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर हमने आगे पढ़ा वो 4 पॉइंट की, पहली चीज हमें ये देखना है 210 के हिसाब से एक्सेप्टेबल है या नहीं है। एक्सेप्टेबल है तो फिर ओके। दूसरी चीज हमने ये देखनी है कि जो हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रहा है या नहीं दे रहा यूजर्स के लिए। तीसरा हमने ये समझना था कि वो फ्रेमवर्क जो यूज कर रहे हैं वो कुछ था कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए, यार ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा। वो सारी रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन मीट करनी चाहिए थी, ऐसा कुछ था। पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। अच्छा हाँ, मतलब वही कि एसएफएस या एलिमेंट में फॉलो फ्रेमवर्क मेंट फॉर द फुल एफएस, वही फुल एफएस के लिए जो मेन था। ये देखो, ये देख पा रहे हो आप कि एसएफएस या फिर एलिमेंट में फॉलो फ्रेमवर्क मेंट फॉर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक आईएफआरएस या इंड एस। और आगे आखिरी में तो मतलब वो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया कि ऊपर नीचे लिखा हुआ था नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ था कि फुल एफएस के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने उसके आगे बढ़ा फॉर्म ऑफ ओपिनियन, एक एक्सपेक्टेड ओपिनियन होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ओपिनियन हमेशा ऐसे 210 के हिसाब से अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में साथ में आता है, ठीक है। उस एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन को हमें ये देखना है कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है एज पर द सर्कमस्टेंसेस। फिर हमें ये देखना है कि जो एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन होता है वो हमेशा डिटरमाइन कैसे होता है, डिटरमाइन होता है लॉ एंड रेगुलेशन और फ्रेमवर्क के हिसाब से, ठीक है जी। अनमॉडिफाइड ओपिनियन की लैंग्वेज पढ़ी कि ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, या फिर इट इज क्या बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट फेयर प्रेजेंटेशन इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, या तो ये सब चीजें। और कंप्लायंस के अंदर हम लिख देते हैं कि भाई कंप्लायंस हो रहा है और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर आगे हमने पढ़ा कि भैया जो अब ये फ्रेमवर्क है ना, जो ये बनाए गए हैं, वो एक्चुअली कहीं पे भी इंडिविजुअल वाले या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं करता, वो क्लियरली एड्रेस नहीं करती है सब चीजें। और ये इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं फ्रेमवर्क में नॉट कवर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट, देयरफॉर ऑडिटर मस्ट यूज प्रोफेशनल जजमेंट टू डिटरमाइन कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अब इसके अंदर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हम कब यूज कर सकते हैं, कब कब यूज कर सकते हैं। पहली चीज, जब एएफआरएफ अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो हमें यूज नहीं करना, लेकिन अगर हम सब चीज से कंप्लाई कर रहे हैं, मतलब एसएफएस या एससीएफएस
कंप्लाइज फुल्ली विद द फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा, एक्नॉलेज करती है कि हमें एक एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना है, एडिशनल डिस्क्लोजर देना है, ताकि हम अपना फेयर प्रेजेंटेशन दिखा पाए, और या तो डिपार्चर कर रहे हैं हम कोई रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क से, ठीक है, टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। फिर हमने प्लानिंग परफॉर्मेंस वाला पढ़ा था, ये तो अभी अभी रिवाइज किया है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहली चीज अडेप्ट करो ऑल रेलिवेंट एसेज। फिर 260 वाली पर्सन टू नो, कौन किससे कम्युनिकेट करना है, डिटरमाइन करना है कि ऐसा पर्सन जिससे हम कम्युनिकेट कर पाए। फिर हमने आगे पढ़ा, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक था, मतलब ऑफ द टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, ये कुछ चीज थी जो फुल फाइनेंस स्टेटमेंट के बारे में बात करती थी कि अगर एविडेंस मिला है फुल फाइनेंस स्टेटमेंट तो उसको यूज कर सकते हैं, बट स्टिल आपको प्लान एंड परफॉर्म तो करना है ताकि आपको ऑब्टेन कर पाओ एसए, ठीक है। फिर था इंटर रिलेटेड आइटम्स के बारे में बात करी, इंटर रिलेटेड आइटम्स के बारे में बात करी और बोला कि भैया ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो आप इंटर रिलेटेड आइटम्स के बारे में, ताकि आपको अच्छे से ऑडिट प्रोसीजर या ऑडिट ऐसे ही ऑब्टेन हो पाए। लास्ट में बोला मटीरियलिटी सिंगल फाइनेंस स्टेटमेंट के लिए कम होती है हमेशा, और उससे एनईटी भी बदल जाती है और इवैल्यूएशन ऑफ द अनकरेक्टेड स्टेटमेंट भी बदल जाती है। फिर हमने क्या पढ़ा उसके बाद, फिर हमने पढ़ा फालतू चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी, ठीक है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। फिर हमने मेन चीज तो यही पढ़ी कि भाई कौन सी चीजें होती हैं, एसएस कोड करते थे 720, अदर इन्फॉर्मेशन, फिर 570 मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न ऑफ द एंटिटी, फिर 706 705, एक तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन और दूसरा था 706 यूएम पैराग्राफ और ओएम पैराग्राफ। अगर ये सब हो तो उसकी रेफरेंस और इन सबको अदर मैटर के अंदर हमें इंक्लूड करना है अपनी एसएफएस या एसईएफएस के अंदर, ठीक है। फिर हमने 5 पॉइंट पढ़े जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखने हैं हमें कि अगर एसएफएस की, अगर हम कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं एसएफएस के लिए, तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है। पहला कि नेचर ऑफ द मैटर, नेचर ऑफ द मैटर क्या है। दूसरा परवेजिवनेस कितनी है, एक्सटेंट कितना होता है उसका इफेक्ट करने का। तीसरा टाइम डिग्लेड कितना है, मतलब टाइम कितना इलैप्स हो चुका है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ऑडिट हो जाए उसके बाद से हम कितना टाइम आगे चल रहे हैं। फिर हम आगे बात करेंगे, एक और चीज थी, हाँ, डिफरेंस इन एएफआरएफ, उस बारे में बात करेंगे। और एक टाइम के बारे में बात की थी कि क्या बोलते हैं इसे, ये पॉइंट याद नहीं रहा, पीरियड डिफरेंस, एनी गैप बिटवीन द रिपोर्टिंग पीरियड्स ऑफ द एफएस और एसीएफएस, मतलब मेरे को टाइम का पार्ट था याद था, वो याद नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर तो हमने यही पढ़ा कि भैया अगर साथ में पब्लिश करा है और एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो हम साथ में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे नहीं सकते, और अगर अलग अलग है तो एससीएफएस के अंदर अलाउड है, वो 3 कंडीशन थी, 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। और एसएफएस के अंदर तो अलाउड ही नहीं है अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना, चाहे वो सेपरेटली पब्लिश हुई है या ना हुई है। क्यों? क्योंकि वो मेजर पोर्शन थी। मिक्स्ड ओपिनियन भी चलेगा, और मिक्स्ड ओपिनियन एक अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, तो हम अगर कहीं पे भी एमसीक्यू में आया तो हम रिकॉग्नाइज मिक्स्ड ओपिनियन भी चलेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है मेजर पार्ट जहाँ पे होगा वहां पे नॉट अलाउड। मिक्स्ड ओपिनियन हमेशा कब होगा, जब एससीएफएस चल रहा है, ठीक है। एससीएफएस में तो मिक्स्ड ओपिनियन चलना ही चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी के साथ कंप्लीट होता है जी हमारा ये प्यारा सा छोटा चैप्टर। और ऐसे, ओहो एक मिनट लिख दे रहा हूँ, ऐसे 805 इसी के साथ हमारा डन हुआ। और 805 में हमने क्या किया, हमने करा ऑडिट ऑफ एफएस, लेकिन सिंगल एफएस, ठीक है, और या एसईएफएस। एसईएफएस का क्या था, स्पेसिफिक एलिमेंट, एलिमेंट हो सकते हैं, अमाउंट हो सकता है, ठीक है, आइटम हो सकता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन करी। और आई होप बड़ी अच्छी रही हो और सबको समझ आया हो। थोड़ी वीडियो लंबी बनी क्योंकि मेरे को पता था ये टॉपिक बहुत लंबा है। और 810 जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, देखो इसके अंदर ये समरी के ऊपर, कि भैया हमें समरी के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो होती है उस पर हमें ऑडिट करना है उस समरी को। समरी या तुम समझ सकते हो ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, वो समरी कहने की समरी है। हमें बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही एक तरह की ऑडिट करनी है, और जो हमने इंटर में इतनी बड़ी कहानियां पढ़ी थी उसको समराइज कर रखा है एक ही टॉपिक के अंदर 810 में। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, या तो पार्ट्स में बटेगी, वो पार्ट 1 पार्ट 2। तो लेट्स सी कैसे रहता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग और रिवाइज करते रहो ताकि हर चीज समझ आए, नहीं तो शूं शूं करते हुए जाएगी चीजें। 805 समझा इसलिए 810 समझ आएगा, 810 समझोगे तो बाकी चीजें भी समझ आएगी, ठीक है। और अगर 800 समझा तो 800 500 समझ आएगा ही आएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबने समझा होगा, तभी
उस चीज़ का मज़ा आता है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देयर।